Assalamu alaikum viewers. I welcome you to lecture number 34 of your course Theory and Practice of Counseling. As you are aware that we were discussing cognitive approaches to counseling since previous few lectures. और पिछले लेक्चर में हमने rational emotive therapy की बात की थी. And the primary proponent of that theory or approach is Albert Ellis. और आपको कुछ याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था. So let's review that. एक बात मैं आपको यहाँ कहती चलूं कि जब भी हम रिव्यू करते हैं पिछले लेक्चर को तो काइंडली उससे पहले आप उस लेक्चर को अपने तौर पे पढ़ लिया करें और जब मैं रिव्यू करूं तो साथ साथ देखें कि कितनी बातें आपको पिछले लेक्चर की याद हैं. इससे आपको उसको समझने में, याद रखने में बहुत आसानी रहेगी. सो आई सेड दैट वी डिस्कस्ड rational emotive approach to counseling in the previous lecture, and in the beginning we talked about 11 irrational beliefs that people could have और जो फिर इंसान को प्रॉब्लम में डालते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लोगों के लिए. What are these irrational beliefs? कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे the belief that I must be perfect in everything, and another belief could be that people who are wicked and cruel they shall be punished. तो ये irrational क्यों कहे जाते हैं? ये irrational इसलिए हैं कि it is not essential कि ये पूरे भी हो जाएं, और ये beliefs जो हैं अगर उस तरह से ना हो या उस तरह से उस पर अमल ना हो तो फिर हम एक कैटास्ट्रॉफी में मुब्तला हो जाते हैं. पीपल बिकम रियली डिस्टर्ब्ड कि अगर उनके बिलीव्स के मुताबिक जो है वो अमल ना हो दुनिया में. अनदर इरेशनल बिलीफ इज दैट आई मस्ट बी लव्ड बाय एवरीवन, और आपको पता है कि दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. अगर इंसान को बहुत सारे प्यार करने वाले भी हों तो कोई ना कोई जो है वो ऐसा हो जाता है जिसके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. सो दीज आर द इरेशनल बिलीव्स व्हिच अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट एलिस people could have problem if they develop these kind of irrational beliefs. अब उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि फिर अगर ये irrational beliefs हों लोगों में तो what is the role of the counselor? The role of the counselor in RET या rational emotive therapy is very direct, क्योंकि काउंसलर का काम ये होता है कि क्लाइंट को ये समझाए कि what are the irrational beliefs, उनको कैसे डिस्प्यूट करना है और उसकी बजाय जो है वो हेल्दी थिंकिंग कौन सी अडॉप्ट करनी है. सो इट इज ऑफ अ डायरेक्ट नेचर द रोल ऑफ द काउंसलर, और एक टीचर की तरह वो परफॉर्म करता है, गाइड की तरह परफॉर्म करता है क्लाइंट के लिए. Then we also discuss different qualities or characteristics of a good counselor according to rational emotive therapy. The person who is a counselor should be intelligent, bright. And another important aspect is कि उसको अपनी जिंदगी पर भी रैशनल इमोटिव थेरेपी का इतलाक करना चाहिए. He should use it in his personal life ताकि उसको समझने में इसको ज्यादा आसानी हो और उसी के साथ वो क्लाइंट्स पर भी उसकी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सके. Then we discussed goals of rational emotive therapy. The first goal is obviously to understand the link between emotions and thinking. क्योंकि रैशनल इमोटिव थेरेपी जो है वो इस चीज पर बिलीव करती है कि इट इज नॉट एक्चुअली द इवेंट दैट कॉजेज अ प्रॉब्लम दैट इज लीडिंग टू द डिस्ट्रेस्ड कॉन्सिक्वेंसेज. एक्चुअली इट इज द बिलीफ दैट इज कनेक्टेड विद द कॉन्सिक्वेंसेज. तो सेम सिचुएशन के बारे में अगर हमारा बिलीफ जो है वो इरेशनल है तो वी विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम, लेकिन सेम सिचुएशन के बारे में हमारा अगर बिलीफ हेल्दी है एंड वी आर नॉट थिंकिंग नेगेटिवली तो फिर कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो उसके ड्रास्टिक नहीं होंगे. Another important thing is that the counselor tries that the client understands the model of ABC, antecedent, belief and consequence. और ये जो मैं अभी बात की थी कि वो ये लिंक समझ ले कि लिंक जो है वो basically is between belief and consequences, not the event or antecedent and between the consequences. Another important point in rational emotive therapy is to understand that the problem arises sometime when we transform our wishes into demands. हम अपनी desires को demands बना लेते हैं तो problem पैदा होती है, क्योंकि demands जो हैं वो पूरी होना ज़रूरी होती हैं. जब demands पूरी ना हो तो people could have problem. Then we talked about techniques that are used in rational emotive therapy. Basically दो techniques use होती हैं. One is teaching and the other is disputing. Teaching is related with making a client understand the anatomy of emotions and how they are linked with your thinking and how dysfunctional thinking could create emotional problems.
and that the second technique is disputing. You dispute the irrational belief of the client. और disputing जो है that could be on both levels, cognitive and behavioral. As far as cognitive disputing is concerned, it could be direct. You directly confront the irrational belief of the client और आप उससे logic मांगते हैं. That what is the logic of, for example, that why a person should be loved by everyone. So you directly confront. और एक ये भी होता है कि आप imagery में confront भी कर सकते हैं इसको. So it is called rational emotive imagery. Another thing that we discussed in the previous lecture was emotional control card. ये एक wallet size card आप अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, पर्स में रख लेते हैं, and whenever you are having irrational kind of belief या आपके emotions जो हैं वो negative होते हैं तो आप उसको पढ़ लेते हैं और ये देखते हैं कि what are the appropriate emotions and what are the inappropriate emotions और उसमें distinguish करना सीख लेते हैं. And then we also talked about behavioral disputing when you adopt a different kind of behavior which is actually contrary to what you are behaving at the moment. तो आप उसको बिब्लियोग्राफी के जरिए, रीडिंग्स के जरिए, रोल प्लेइंग के जरिए अपनी लाइफ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. एंड फाइनली वी evaluated rational emotive therapy and we discussed that it has many plus points. For example, a lot of research has been generated because of this particular approach to counseling. लेकिन इसके साथ साथ बात लोग ये भी criticize करते हैं कि it emphasizes the idiosyncratic views of Albert Ellis और आपको उन्हीं को साथ लेकर चलना पड़ता है. So this was all about previous lecture और आपको ये पता है कि ये हम basically cognitive approaches to counseling पढ़ रहे हैं और आज भी हम cognitive approaches की ही इसी सिलसिले में एक और approach का मुताला करेंगे and that is transactional analysis. Transactional analysis basically was developed by Eric Berne in the early 1960s. So it is a relatively new approach as compared to previous approaches that we have discussed so far. The theory raised to prominence after the publication of two best-selling books और उनके नाम हैं, एक तो एरिक बर्न की अपनी किताब है Games People Play and that was written in 1964. And the second one is written by Thomas Harris and the name of that book is I'm Okay, You Are Okay and that was written in 1947. इनफैक्ट एरिक बर्न की बुक जो है वो बहुत फेमस है. ये वो लोग भी पढ़ चुके हैं जो साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं and who are not counselors, are not in the profession. Because it has a relatedness with many aspects of human beings' lives. और अभी उसके बारे में हम बुक के बारे में तो नहीं लेकिन जो बुक के मेन कंटेंट हैं एरिक बर्न की थ्योरी के सिलसिले में उनका हम मुताला करेंगे. सबसे पहले देखते हैं कुछ थोड़ा सा स्टडी करते हैं एरिक बर्न के बारे में. He was born in 1910 in Montreal, Canada. His father was a doctor by profession and Eric Berne's mother was a writer. But he adopted his father's footsteps and he became a medical doctor and afterwards he became a psychiatrist. His father died at the age of 38 when Eric Berne was just 9 years old. और उसके बाद जो है वो मैंने जैसे कहा कि he earned a medical degree from McGill University in 1935 and that was followed by a psychiatric residency at Yale University. And then he started doing his private practice in New York. और उसके बाद जो था वो उसने वहाँ पर आर्मी में भी कुछ अर्सा एक साइकियाट्रिस्ट के तौर पे काम किया और वहाँ पे उसने ग्रुप थेरेपी जो था उस ग्रुप थेरेपी पर ज़्यादा काम किया है आर्मी में जब वो काम कर रहा था. And after World War, he again resumed his psychoanalytic training which we had obtained before World War. उसने कुछ अपनी साइकेट्रिक रेजिडेंसी जो की थी मैंने आपको बताया था कि येल यूनिवर्सिटी में, उसके बाद उसने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की, उसके बाद ही मूव्ड ऑन टू कैलिफोर्निया और आफ्टर वर्ल्ड वॉर ही स्टार्टेड अगेन हिज साइकोएनालिटिक ट्रेनिंग एंड मच ऑफ दैट ट्रेनिंग वाज अंडर द सुपरविजन ऑफ एरिक एरिक्सन जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं. आपको याद होगा कि हमने एरिक एरिक्सन की साइकोसोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस की थी. And then we can see that there was a turning point in Eric Berne's life in 1956. अब ये turning point कैसे आया? He was refused the membership of Psychoanalytic Society. And when he was refused that membership, so it was a turning point in his life because he
initially had criticized psychoanalysis and psychiatry profession also. लेकिन अब जो था वो उसने psychoanalysis जो था उसके against, again he became against of psychoanalysis and he started working on his own approach, and that is called transactional analysis. So let's talk about formulation of transactional analysis. कौन कौन सी stages से गुजरकर transactional analysis जो है वो हम तक पहुंचता है. Let's see that. The first phase, according to Dorsey, who wrote about that in 1977, the first phase is between 1955 to 1962, when Eric Berne developed the concept of ego states. Ego states क्या होती हैं, इनके बारे में आगे चलकर बात करते हैं. And then the second phase is between 1962 to 1966, when he talked about transactions and games. First is ego states कौन सी हैं इंसान के अंदर, and then उन ego states में transaction कैसे होता है, और कुछ games हैं जो लोग खेलते हैं एक दूसरे के साथ when they are interacting with each other. The third phase is from 1966 to 1970, when Eric Berne talks about the reasons of playing certain games. क्यों लोग एक दूसरे के साथ games खेलते हैं? Why they are indulged in this kind of behavior? He worked on that dimension in the third phase of the development of transactional analysis. Fourth phase is from 1970 onward, when he talked about action and energy distribution. कैसे जो है वो people are working on these different games, कैसे दूसरों के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, इंटरेक्शन कैसे होता है, और फिर डिफरेंट स्टेजेस में ईगो स्टेट्स में कैसे एनर्जी मूव करती है. दैट फोर्थ स्टेज इज कंसर्न्ड विद दैट पर्टिकुलर डायमेंशन. व्हाट इज ही व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शनल एनालिसिस? बेसिकली देयर आर फोर थिंग्स इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू थ्योरिस्ट्स हु आर वर्किंग अंडर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जो कि ह्यूमन बींग्स की डेवलपमेंट के साथ जिनका ताल्लुक है. सो व्हाट आर दीज फोर स्टेजेस, या ये कह लें कि फोर काइंड्स ऑफ एनालिसिस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में. द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस. दिस इज कंसर्न्ड विद द एनालिसिस ऑफ द पर्सन, व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन द इंडिविजुअल. स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद दैट इंट्रापर्सनल एनालिसिस. The second one is transactional analysis, that is between people. What is happening between people when they are interacting with each other? And the third one is games that people could play during those transactions. And fourth one is script analysis. What are your life plans? और आप अपनी life plans या life script के मुताबिक कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, and how that life plan or script is determined. That is the fourth important dimension when we talk about view of human nature according to those theorists who are working under transactional analysis. So let's discuss first the structural analysis. What is that? Actually, Eric Berne believes that there are three ego states in every human being, or the person is working in one of them at one time. अब कौन सी ये हैं ये तीन ego states? These are child, adult and parent ego states. One person could be behaving like a child at one time, and it's not essential कि child जो है वही child के मुताबिक behave करेगा. The child may be an adult, और adult है लेकिन child like behave कर रहा है. Sometime the child could be behaving like parent. So ये age के साथ इसका ताल्लुक नहीं है. These are different roles, are different ego states which people are performing from time to time. So what is ego state? पहले से देखते हैं. Ego states is a consistent pattern of feeling and experience directly related to a corresponding consistent pattern of behavior. So you are having particular experience and feeling which is consistent, और उसके मुताबिक ही आपका behavior जो है वो उसी तरह से consistently demonstrate होता है. So usually these ego states are fixed unless people demonstrate particular effort or use particular effort to transform energy from one phase or state to another. और वो खुद कोशिश करते हैं, और maybe with the help of the counselor, कि वो एक state को छोड़कर which is not healthy for them at the moment, तो वो दूसरी state जो है उसको adopt कर लें.
एक डायग्राम आपको दिखाती हूँ, ये आपको नजर आ रही है स्लाइड पर. दिस इज रेफरिंग टू 3 ईगो स्टेट्स, पेरेंट, अडल्ट एंड चाइल्ड. पेरेंट ego state is related with behaviors, thoughts and feelings which are copied from parental figures. आपने पेरेंट्स से जो कुछ देखा होता है, जो कुछ सीखा होता है, when you are behaving like that, then you are demonstrating according to parent ego state. The second one is adult ego state. Then your behaviors, thoughts and feelings are direct responses to the here and now. You are behaving like an adult. जिस तरह एक अडल्ट को बिहेव करना चाहिए, आप उस तरह से बिहेव कर रहे हैं. यू आर फंक्शनिंग इन हियर एंड नाउ एंड यू आर परफॉर्मिंग लॉजिकली एंड रैशनली. द थर्ड वन इज चाइल्ड ईगो स्टेट. व्हेन यू आर बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, और आपके जो बिहेवियर्स, थॉट्स और फीलिंग्स हैं, दे आर डिस्प्लेड, आर रीप्लेड फ्रॉम चाइल्डहुड. आप जिस तरह से बच्चे बिहेव करते हैं, आप उसकी तरह से बिहेव कर रहे हैं एट द मोमेंट. So these ego states can also be divided into further stages. अब किस तरह से हो सकती हैं? For example, child's ego state could have 2 subdivisions. Similarly, parental ego state could be divided into 2. सबसे पहले जो है वो child ego state की बात करते हैं, which develops first in the person. Child ego state could have 2 divisions. One is the natural and free child, and the other one is the adaptive child. When we are saying the natural and free child, so we are talking about the behavior of a child who is behaving spontaneously, who is carefree, who is feeling oriented, impulsive at times, and who is pleasure seeking. And when we are talking about the adaptive child, तो उससे क्या मुराद है? Adaptive child in fact conforms to the wishes and desires of the parents. So people could behave sometime by a spontaneous, like a spontaneous child, or sometime they could be behaving like a conforming or adaptive child. अब जिस तरह से हमने बात की कि ईगो स्टेट्स में चाइल्ड ईगो स्टेट की फर्दर सब डिविजन्स हैं, इसी तरह जो पेरेंटल ईगो स्टेट है उसकी भी 2 सब डिविजन्स हैं. One is the nurturing parent and the other one is the critical parent. The nurturing parent, नाम से ज़ाहिर है, tries to grow a person, aids, helps और मोटिवेट करता है. सो इट इज नर्चरिंग, आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, नर्चरेंस में मदद देता है. द सेकेंड वन इज क्रिटिकल डायमेंशन ऑफ पेरेंट ईगो स्टेट, एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय शोइंग अ बिहेवियर दैट इज प्रेजुडिस्ड, दैट इज क्रिटिकल, एंड दैट in fact does not let the other person believe good about himself or herself. Or at times people could be behaving like a nurturing parent or like a critical parent. The third one is adult ego state. ये किसी भी और further stage में या इसकी और categories में divide नहीं होती. It is working according to reality, behaving like an adult in here and now. और बेसिकली दैट इज द डाटा गैदरिंग पार्ट ऑफ द पर्सन. और अगर आप इसकी सिमिलैरिटी देखें तो इट हैज़ क्वाइट अ सिमिलैरिटी विद फ्राइड्स ईगो. आपको याद होगा कि फ्राइड जो है वो 3 चीज़ों की बात करता है व्हेन ही टॉक्स अबाउट dimensions of personality: id, ego and super ego. So ego is concerned with reality testing and creating a link between id and super ego. तो ये यहाँ पर जो काम है हमें ईगो स्टेट का, जो अडल्ट ईगो स्टेट है वो हमें सिमिलर नजर आता है फ्राइड की ईगो पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी से. अभी तक हमने क्या बात की कि वी टॉक्ड अबाउट 4 dimensions of transactional analysis. The first one is structural analysis. We discuss what is going on within the person. The person may be behaving at times like an adult, at times as a parent, और फिर कभी चाइल्ड की तरह भी बिहेव कर सकता है. और ये स्टेजेस जो है उसमें मूवमेंट होती रहती है. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जिसके बारे में उसने मशहूर किताब लिखी है गेम्स पीपल प्ले. उसके बारे में आगे भी चलकर बात करेंगे. कौन कौन सी गेम्स हैं, वाई पीपल आर प्लेइंग गेम्स विद ईच अदर, व्हाट आर द मोटिव्स बिहाइंड देम. सो द सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस is in fact transactional analysis. Transactional analysis क्या है? Transactions may occur on one of 3 levels. When people are interacting with each other, then
they could be interacting in different ways. और जब हम उनको प्लॉट करते हैं डायग्राम्स को, तो दे आर कॉल्ड ईगोग्राम्स. एंड ईगोग्राम्स अगर आप प्लॉट करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस के मुताबिक, तो दे आर टॉकिंग अबाउट इंट्रापर्सनल एनालिसिस. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, इट इज इन रेफरेंस टू इंटरपर्सनल एनालिसिस, जो लोगों का आपस में होता है. एंड पीपल कुड इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन 3 levels. ये कौन से लेवल्स हैं? द फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री, द सेकेंड इज क्रॉस्ड एंड द थर्ड वन इज अल्टीरियर ट्रांजैक्शन. इसके साथ ही आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ. इस डायग्राम में देखिए कि मुख्तलिफ लाइनें खिंची हुई हैं टूवर्ड डिफरेंट डायरेक्शंस, जैसे कि P इज डिनोटेड फॉर पेरेंट, A इज अडल्ट, C इज चाइल्ड. कभी तो आपको नजर आ रहा है कि पेरेंट टू पेरेंट ट्रांजैक्शन है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री. अडल्ट टू अडल्ट है, चाइल्ड टू चाइल्ड है, और उसके बाद एक दूसरे की तरफ अडल्ट टू पेरेंट भी है, एंड स्टिल दैट कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री. और क्रॉस्ड कौन सा होता है ये अभी चलकर देखते हैं, और अल्टीरियर जो है वो कौन सा होता है. वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग दैट आफ्टर अ फ्यू स्लाइड्स. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट द कॉम्प्लीमेंट्री transaction. In a complementary transaction, both persons are operating either from the same ego state or from complementary ego states. या तो आप same ego states में बात कर रहे हैं या फिर complementary, एक दूसरे को complement कर रहे हैं, but that could be transaction between different states. और अभी जो हमने डायग्राम देखी थी उसमें इस तरह का एनालिसिस जो है वो भी दिखाया गया था, complementary transactions कैसे होती हैं. इसको कुछ मिसालों से समझते हैं. इफ दिस ट्रांजैक्शन इज बिटवीन अडल्ट टू अडल्ट, तो इसकी मिसाल क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, वन पर्सन आस्क्स अनदर पर्सन व्हाट इज द टाइम. दूसरा शख्स जवाब देता है इट इज 7 PM. सो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन बिटवीन अडल्ट टू अडल्ट, एक ही ईगो स्टेट के दरमियान. अब एक और मिसाल लेते हैं, which is the transaction between parent to parent. One person says to another कि आप कभी काम ठीक नहीं करते. दूसरा शख्स कहता है कि आपको तो हमेशा मेरे काम में कीड़े ही नजर आते हैं. So these both people are critical of each other. So this is again a complementary style, क्योंकि वो एक दूसरे को compliment कर रहे हैं. Both are performing the state or role of critical parent. So this is complementary transaction when people could be talking to the same ego state, और जब वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चाहे वो नर्चरिंग पेरेंट के रूप में है, चाहे वो क्रिटिकल पेरेंट के रूप में है, लेकिन वो एक ही मोड में हमें नजर आते हैं. द सेकेंड वन इज क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन. हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन दैट वाज कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन. इन क्रॉस ट्रांजैक्शंस एन इनअप्रोप्रिएट ईगो स्टेट इज एक्टिवेटेड, producing an unexpected response. So here the response is unexpected of the other person. In the complementary transaction, the response is predictable and expected. क्या जवाब आएगा ये आमतौर पर तवक्को होती है, because they are in the same mode. While in crossed transactions, the response could be disappointing and that could lead to bad feelings in people. इसकी क्या मिसाल हो सकती है? एक शख्स दूसरे से कहता है कि प्लीज हेल्प मी इन लिफ्टिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, इन लिफ्टिंग अ बॉक्स फॉर एग्जाम्पल. और दूसरा शख्स की कहता है कि इट ओनली वेज 10 kg, व्हाई कांट यू लिफ्ट इट योरसेल्फ. सो दिस लीड्स टू द बैड फीलिंग बिकॉज people are not complementing each other. They are in the state of crossed transactions. The third one is the ulterior transaction, and that is the most important transaction in transactional analysis. An ulterior transaction is one in which two ego states operate simultaneously and one message disguises the other. So people are in the two ego states at one time. और जो बाहर सरफेस पे ईगो स्टेट नजर आ रही है, अंदर से वो नहीं है. अंदर से there is a different ego state, and that is where the problem is created. और जब हम तीसरी डायमेंशन की बात करते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की, that is regarding games which people play, तो ये जो गेम्स हैं they are based on ulterior transactions. एक डायग्राम आपको दिखाती हूँ इससे पहले कि हम ये
तीसरा पार्ट इसका डिस्कस करें, दैट इज गेम्स एनालिसिस। इसमें आप देखिए कि अल्टीरियर ट्रांजैक्शन की आपको एक सूरत नजर आती है। व्हेन पीपल आर इन टू ईगो स्टेट्स एट वन टाइम, दे कुड बी लाइक फॉर एग्जांपल behaving like a child or apparently like a free child, but disguised state could be of an adapted child, या maybe adapted child on the surface और disguised form जो है उसकी free child की हो सकती है। So the third dimension of transactional analysis is game analysis, or games analysis is concerned with ulterior motives and ulterior transactions. So games are ulteriorly motivated transactions that appear complementary on the surface but end in bad feelings. So that is the problem with having and playing these kind of games, कि आप बात कर रहे हैं किसी के साथ, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और that ends into bad feelings, और उससे लोग जो हैं वो अच्छा फील नहीं करते because the motives are different. Motives are apparently different. Apparently they may be good, लेकिन अंदर से जो है उनके अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं लोगों के when they are talking and interacting with each other. So what are the advantages of these games? क्यों लोग ये करते हैं कि बज़ाहिर एक दूसरे के साथ किसी तरह बात कर रहे हैं, अंदर से उनका मोटिव कुछ और होता है, बज़ाहिर एक और स्टेट में नजर आते हैं और अंदर से वो एक और स्टेट में होते हैं. The reason is that in that way we can disguise our feelings and thoughts from other people. और बहुत से सिचुएशंस में हमें ये गेम्स हेल्प करती हैं, सोशल इंटरेक्शन कायम रखने में हेल्प करती हैं, हमारी फीलिंग्स जो हैं उनको छुपाने में हमारी हेल्प करती हैं. तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये सोशल जो सेटअप है उसमें ये गेम्स बहुत ज़्यादा खेली जाती हैं. बल्कि एरिक बर्न तो कहता है कि हम सारा वक्त जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ये गेम्स ही खेलने में. देयर आर फर्स्ट डिग्री, second degree and third degree games also which people play. So what is the distinction between first degree, second degree and third degree games? The first degree games are which people play in social circles, और जो भी उसको खेलने पे तैयार होता है वो खेलता है. सोशल लेवल पर हम किस तरह से एक दूसरे की बात करते हैं, कन्वर्सेशन जारी रखने के लिए बात करते हैं. Sometimes we are not interested in listening to other people, but we carry on these interactions because this is important as far as social setup is concerned. The second degree is when people are really something on stake, or usually that happens in intimate relationships, or usually that ends in bad feelings because people understand each other's motives sometime. और अंदर भी जो है वो डिस्गाइज में और गेम होती है, सरफेस में कुछ और मतलब होता है, अंदर से कुछ और मतलब होता है, तो यूजुअली दैट एंड्स इन बैड फीलिंग्स टुवर्ड ईच अदर. द थर्ड गेम इज रियली अ डेंजरस गेम, और ये आप कह सकते हैं कि दिस गेम इज लाइक बिटवीन रॉबर्स एंड कॉप्स, और दैट कुड रिजल्ट इन फिजिकल इंजरीज बिटवीन पीपल. बहुत सारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल मिसहैप्स की तरफ हमें ये ले जा सकती है. पीपल कुड have great fights with each other, और उसके नतीजे में जो है वो they could go to hospital, they could go to jail and so on. So all kind of destructive activities are because of these games which people play at the ultimate level. Another important dimension is that individuals who are playing games, they operate from one of three positions, and these positions are of being a victim, persecutor and a rescuer. For example, one person could be a rescuer in conversation when suggest to another person, why don't you do that? आप किसी को suggest करते हैं तो इसका मतलब ये है कि you are providing rescue. आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते जब किसी को आप मशवरा देते हैं? The other person who is the victim in that situation replies, हाँ मैं कर तो सकता हूँ लेकिन मुझे फलां मजबूरी है. So this is the role of a rescuer tries to solve your problem and the other person is a victim and he explains कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा. And it is not essential कि ये जो यही roles हैं वो चलते रहें, and those two people who are conversating with each other, they will always be behaving like a rescuer and victim. कुछ अर्सा ये role play करने के बाद people change their positions also. The rescuer could be a persecutor. He could become critical on some dimension of the talk that the victim is delivering at that moment. So people change
these positions from time to time और एक ही सिचुएशन में कई दफ़ा एक स्टेज से वो दूसरी स्टेज में मूव करते हैं. The fourth important thing in transactional analysis is script analysis. Script analysis क्या है? Script analysis जैसे मैंने पहले कहा था कि it refers to life and script plans of people. Life plans या life scripts of people. अब life scripts जो हैं वो कैसे लिखी जाती हैं? Eric Berne believes that they are determined when the child is very young. एक बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो उसी वक्त से उसकी लाइफ की स्क्रिप्ट जो है वो लिखी जाती है. How the person will be behaving in his life later is determined from the beginning years and that continues obviously to the later years also. अब सारी उम्र जो है वो ये गेम सीखते रहते हैं और बिहेव करना भी डिफरेंटली सीखते रहते हैं. So basically, child could get two messages according to Eric Berne. One is called permissions and that is the positive message that is given from parents to the child. The second one is negative message and that is called injunctions. अब ये जो messages हैं ये क्या रोल प्ले करते हैं इंसान की जिंदगी में और ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कैसे उस पर बेस करता है? That is related with script analysis. It depends on your negative and positive messages that you get initially from your parents कि आपका लाइफ स्क्रिप्ट जो है वो कैसा होगा, आपके लाइफ प्लान्स कैसे होंगे और लेटर आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ चिल्ड्रन गेट मोर ऑफ पॉजिटिव मैसेजेस विच आर कॉल्ड परमिशंस, आपको इजाजत है जैसे भी आप अपनी फ्री सेल्फ के मुताबिक बिहेव करना चाहें आप करें, तो इट डजंट डू एनी हार्म टू द पर्सन. On the contrary, when there are a lot of injunctions or negative messages given from the parents to the child, for example, this is a bad thing, you shouldn't do that, and lots of shoulds, oughts and don'ts are involved in the conversations, तो फिर that could be very destructive for the person. और ये फिर बाद में later life में show होती है destruction. People could have different kinds of negative messages और ultimately उनके साथ जो हैं वो life scripts जो हैं वो भी उसके साथ determine होते हैं. For example, one script could be never. You should never do that. Always, you should always do this. हमेशा ही क्या करना चाहिए? Because अगर आप इसको लिंक करें कि irrational beliefs कैसे होते हैं जो कि एल्बर्ट एलिस बात करता है, तो वो भी जब हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं तो हमारे irrational beliefs डिटर्मिन होते हैं या डेवलप होते हैं. सिमिलरली कुछ अनटिल स्क्रिप्ट्स होते हैं कि ये बात उस वक्त तक नहीं हो सकती. आफ्टर स्क्रिप्ट्स होते हैं कि यू मस्ट डू दिस आफ्टर यू हैव डन दैट, और पहले आप ये कर लें और उसके बाद ये आपको करना चाहिए. सो पीपल डेवलप डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटीट्यूड्स टुवर्ड डिफरेंट पीपल व्हेन दे are interacting with them as adults, or that depends really on the messages that are given to them by their parents from their early childhood. For example, अगर आप ये कह दें कि पेरेंट्स बताते हैं कि ये बात बहुत बुरी है, कभी ये नहीं करना चाहिए, ये तो गुनाह है, तो ये चीज़ बच्चे के जहन में पैवस्त हो सकती है. और ऑब्वियसली इंसान का काम तो है अपने बच्चों को समझाना कि कौन सी चीज़ें बुरी हैं, सोशलाइजेशन कैसे करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा एक रिजिड पॉलिसी अडॉप्ट कर ली जाती है पेरेंट्स की तरफ से तो यूजुअली इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स. एक मैं इसकी मिसाल यहाँ पे देना चाहूँगी. मुझे याद है कि एक दफ़ा मेरे बेटे को मौलवी साहब ने कहा, मेरा बेटा जब कुरान ख़त्म कर रहा था मौलवी साहब के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि बच्चे को कि हमेशा नज़र झुकाकर चलना चाहिए और सामने नहीं देखना चाहिए क्योंकि उससे गुनाह होता है. अब उन्होंने पता नहीं किस रेफरेंस से कहा या बच्चे ने क्या समझा, तो बच्चा जब मेरे साथ सड़क क्रॉस कर रहा था तो बच्चा कह रहा था कि जी मुझे सड़क क्रॉस मैं कैसे करूं, मैं तो नीचे ही देखना चाहता हूं क्योंकि मौलवी साहब ने कहा नज़र नीचे रख के चलो. अब उसके जहन में कितनी कन्फ्यूजन पैदा हो गई. यू शुडंट लुक टुवर्ड पीपल इन द आईज ऑफ पीपल. सिमिलरली कि जब नहाते हुए जो है वो अपने जिस्म पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए. अब बच्चा बड़ा परेशान, नहाने पे तैयार नहीं है. सो व्हेन वी गिव दीज काइंड ऑफ डोंट्स, oughts, messages all the time and we do not define it clearly, क्योंकि important thing ये है कि आप उसको clearly describe कर दें किस context में ये बात की गई है, तो फिर problem पैदा नहीं होती.
जब आप कॉन्टेक्स्ट नहीं डिफाइन करते और एक हुक्म सादर फरमा देते हैं तो आमतौर पर प्रॉब्लम्स वहां पैदा होते हैं. सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज रोल ऑफ द काउंसलर अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जिसकी तरफ अब हम आगे चलते हैं. रोल ऑफ द काउंसलर इज ऑफ बीइंग अ टीचर. डायरेक्ट रोल है टेलिंग अबाउट ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, कौन कौन सी ईगो स्टेट्स होती हैं in which people will be performing, or how to change their ego states if they are malfunctioning. So the role of the counselor is of a teacher. The second thing is the counselor contacts with the client for specific changes and helps the person achieve them. कौन सी changes हैं जो required हैं इंसान की personality में? What are the ego states a person is constantly performing in or according to them? तो फिर उनको चेंज करने की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल, एन अडल्ट शुड बी बिहेविंग लाइक एन अडल्ट, सो व्हाई ही बिकम्स सम टाइम पेरेंट टू अदर्स. आप अपने फ्रेंड्स के लिए पेरेंट्स नहीं बन सकते. आप जब पेरेंट की तरह अथॉरिटेरियन हो जाते हैं फ्रेंड्स की तरफ, देयर द प्रॉब्लम अराइजेस एंड देन पीपल हैव कंप्लेंट फ्रॉम योर बिहेवियर. सिमिलरली यू कैन बिकम चाइल्ड व्हेन यू आर एन अडल्ट. आप चाइल्ड लाइक बिहेव करते हैं, लोगों के साथ टैंट्रम दिखाते हैं. आपने कई दफा देखा होगा कि आपको लगता है कि आपका कोई कॉलीग है, कोई क्लास फेलो है, फ्रेंड है, ये तो बिल्कुल चाइल्डिश बिहेवियर है इसका, तो जैसे इसने ग्रो ही नहीं किया. तो उस वक्त ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम होती हैं बिकॉज पीपल लाइक टू बिहेव इन एन अडल्ट वे. जब अडल्ट्स बिहेव करते हैं तो उनको एक अडल्ट की तरह एक दूसरे के साथ बिहेव करना बनता है. और व्हेन देयर इज अ क्रॉस ट्रांजैक्शंस और उसमें अल्टीरियर मोटिव्स भी आ जाते हैं तो फिर फर्दर प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो जाते हैं. Another important thing as far as the role of the counselor is concerned, that the counselor who is working according to transactional analysis does not make much use of DSM-4 categories, और वो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं करता और ये कोशिश नहीं करता कि लोगों को उन कैटेगरीज में फिट किया जाए, because the basic concern is with the process of transactional analysis and how people interacting with other people और कैसे उसको चेंज करने की जरूरत है. The next point that I am going to discuss is goals of transactional analysis. अब तक जब हमने जो कुछ पढ़ा है उससे आपको गोल्स तो समझ में आ गई होंगी, क्योंकि जो किसी अप्रोच की फिलॉसफी होती है वही उसकी गोल्स उसके मुताबिक होती हैं. तो आपने प्रेडिक्ट कर लिया होगा व्हाट कुड बी द गोल्स. गोल्स क्या होनी चाहिए कि आप अगर एक ऐसी ईगो स्टेट में फंक्शन कर रहे हैं विच इज नॉट अप्रोप्रिएट, तो आप उसको चेंज करें, आप उसको रियलाइज करें. सो हेल्प क्लाइंट्स ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स फ्रॉम फ्रॉग्स इनटू प्रिंसेस एंड प्रिंसेसेस. ये तो एक ऐसे मुहावराती सी बात है कि आप फ्रॉग से कैसे प्रिंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं बंदे को. ये एक जुमला जो बोला जाता है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में और किसी और अप्रोच के बारे में भी बोला जा सकता है. ऑफ कोर्स ये एक स्टोरी पर बेस है. ये जुमला आपने शायद वो बच्चों की कहानी सुनी होगी कि एक जो प्रिंस था उसको जादू के जोर से जो था फ्रॉग बना दिया गया, और जब उसको प्रिंसेस ने टच किया तो और अपनी लव और अफेक्शन दी तो वो अपनी असली हालत में प्रिंस में वापस आ गया. तो पर्पस इस जुमले का ये है कि आप एक शख्स को उसके असल पोटेंशियल की तरफ वापस ले जाते हैं. और असल पोटेंशियल क्या है? बिहेविंग एन अडल्ट लाइक विद अदर पर्सन, बिहेविंग रैशनली व्हाइल यू आर इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल. सो वी कैन से दैट काउंसलर्स हेल्प देयर क्लाइंट्स आइडेंटिफाई एंड रिस्टोर डिस्टॉर्टेड और डैमेज्ड ईगो स्टेट्स. आपकी अगर डैमेज्ड ईगो स्टेट्स हैं, यू आर एन अडल्ट, यू आर बिहेविंग सम टाइम चाइल्ड लाइक एंड बिकम अथॉरिटेरियन and behave like critical parents, तो आप उसको change करें with the help of the counselor. The next thing is techniques used in transactional analysis, and obviously this is a very important part of any particular approach, क्योंकि यही determine करता है कि फिर इस therapy का या counseling approach का outcome क्या होगा. बहुत सारी techniques जो हैं वो transactional analysis में use होती हैं. Let's discuss them one by one. The first approach या काउंसलिंग जो टेक्निक है जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में यूज होती है, दैट इज ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसलर, और वो ये डिटरमिन करता है कि व्हाट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसलर एंड व्हाट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लाइंट.
ये बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ट्रीटमेंट का कर लिया जाता है. द सेकेंड वन इज इंटेरोगेशन. द काउंसलर आस्क्स several questions, talks to the client. उस वक्त तक बात करता है, उस वक्त तक सवालात करता है, उस वक्त तक इंटरेक्ट करता है जब तक क्लाइंट लर्न नहीं कर लेता कि कैसे अडल्ट स्टेट के मुताबिक बिहेव करना है. सो उस वक्त तक क्लाइंट और काउंसलर का ट्रांजैक्शन जारी रहता है. सो इंटेरोगेशन अंटिल द पर्सन इज बैक टू द ईगो स्टेट. और वो कौन सी ईगो स्टेट है? अडल्ट ईगो स्टेट. The third technique is explanation. Basically here you explain the ego states of transactional analysis. कौन सी ego states हैं, उनका purpose क्या है, why are people performing one or the other ego state, और उनकी reasons क्या होती हैं when people are playing games, और उनके पीछे कौन से motives होते हैं, कैसे इसको change किया जा सकता है, उसका इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, वगैरह वगैरह. So this is all related with explanation technique. The fourth one is illustration technique. Illustration is when you are making some point very clear. आप एक particular dimension पर बात करते हैं और उसको समझाने के लिए sometime counselor could narrate a story. इसको humorous way में भी define कर सकते हैं so that one particular point is clear to the client. Another important technique is confirmation. When you discover that the client is again showing the modified behavior, जो behavior modify हो गया था उसके मुताबिक फिर behave कर रहा है वो, तो आप उसको उस चीज़ का एहसास दिलाते हैं. So you are telling the client that this behavior we have gone so far, हमने इसको discuss कर लिया हुआ है and that was modified before and now this is again displayed in your particular behavior. The next one is interpretation. Interpretation is when the counselor knows कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से client एक particular ego state में behave कर रहा है. What are the reasons underlying the behavior of that client? और उसकी interpret करने की कोशिश करता है so that client could understand it properly और उसके मुताबिक जो है वो change possible हो सके. The next one is crystallization. Crystallization is referring to that technique when the counselor tries कि जो client है वो इस चीज़ की awareness इसमें पैदा हो जाए कि अब ये games जो हैं मुझे छोड़ देनी चाहिए. So he becomes aware that he should stop playing games. और obviously वो तभी possible होगा if the client is willing to do that. So if he desires, then he should stop playing these games. The last technique is confrontation. Confrontation किस चीज़ की तरफ इशारा करती है? Confrontation is in fact referring to different questioning, confrontation and dialogues between client and counselor. Client से बहुत सारे questions जो हैं वो counselor पूछ सकता है और जब ये questions पूछे जाते हैं तो उनका purpose जो है basically understanding होता है client की कि क्लाइंट जो है वो किस ईगो स्टेट में फंक्शन कर रहा है. और लॉट ऑफ डिबेट्स और डायलॉग वुड गो ऑन बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसलर. अब कैसे सवालात किए जा सकते हैं, कुछ मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं. जैसे व्हाट इज द वर्स्ट एंड बेस्ट थिंग अबाउट योर पेरेंट? व्हाट इज योर वर्स्ट एंड best memory in your life? And आपके पेरेंट्स आपकी बर्थ के बारे में क्या बताते हैं? This could be another question. What is their birth story about you? वो किन लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करते हैं इसको? Another question could be कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप कितनी देर जिंदा रहेंगे और आप कैसे बिहेव करेंगे? And how do you describe your parents? So these are the different questions that counselor could ask from the client, or the purpose is to understand different ego states that the client is functioning at the moment in any particular state. अब final part हमारे lecture का आता है और आपको पता है final part कौन सा होता है? When we evaluate any counseling approach.
तो लेट्स डू इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस और पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ्स की. व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस? द फर्स्ट थिंग इज द टर्म्स आर इजीली अंडरस्टूड एंड क्लियरली डिफाइंड. ये आराम से समझ में आ जाती हैं जब आप किसी आम शख्स को भी डिस्क्राइब करें कि लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कौन से रोल्स अडॉप्ट करते हैं व्हेन दे बिकम लाइक क्रिटिकल पेरेंट्स, व्हेन दे सपोर्ट अदर पर्सन एंड बिहेव लाइक नर्चरिंग और क्राइसिस में हेल्प करते हैं लोगों की, व्हेन पीपल आर बिहेविंग लाइक एन एडल्ट टू ईच अदर, व्हेन पीपल शो टेंट्रम एंड दे बिहेव लाइक चाइल्ड. तो ये इजीली समझ में आ जाने वाली बातें हैं. The second thing is it can be easily and collectively combined with other more action-oriented approaches. Transactional analysis को आप use कर सकते हैं in combination with other therapeutic approaches. For example, some researchers have demonstrated that it really functions well if it is used in collaboration with Gestalt therapeutic approach. तो इस तरह से इसको हम और approaches के साथ मिला के ज़्यादा powerful अंदाज में use कर सकते हैं. The third strength is that it puts the responsibility of change on the client. You tell the client that you are performing this particular ego state which is not appropriate and how you can change yourself. Now the responsibility of change is yours. ये हमें concept जो है वो effective approaches जो हमने पढ़ी हैं उनके साथ हमें similarity नजर आती है. जैसे कि हमने ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में ये देखा था कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अल्टीमेटली ऑफ द क्लाइंट. और उसका फायदा ये क्या होता है कि आप डिपेंड नहीं करते काउंसलर पर. आपने थेरेपी छोड़ दी, घर चले गए और उसके बाद यू आर एबल टू फंक्शन ऑन योर ओन. क्योंकि अगर आप सारी उम्र डिपेंड करते रहेंगे काउंसलर पर तो फिर लाइफ तो नहीं गुजारी जा सकती. सो दिस इज अ ग्रेट डायमेंशन ऑफ एनी थेरेपी जिसमें आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, जिसमें कोशिश की जाती है कि आपको एम्पावर किया जाए. The fourth important strength of transactional analysis is that the approach is goal directed. You know what is your goal. आपने अपने interactions को बेहतर बनाना है, चेंज करना है अपने बिहेवियर को. What is your goal? तो आप उस गोल को साथ लेकर चलते हैं और उसी के मुताबिक काम करते हैं. और उसका फायदा ये होता है कि फिर आपको नजर आता है कि yes, I have achieved this target और I haven't achieved it, तो मुझे अब क्या करना चाहिए. Now finally we are coming toward the discussion of weaknesses of transactional analysis. क्या weaknesses इसकी हैं ये देखते हैं. First thing is it is criticized for its primary cognitive orientation. So basically this is a cognitive orientation. You understand your ego states. और अगर आप उसमें दूसरी action oriented techniques use ना करें तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा हासिल नहीं भी होता according to some researchers. इसीलिए कहते हैं कि इसको दूसरी एक्शन ओरिएंटेड रिसर्चेस के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा फायदा देती हैं क्योंकि इनिशियली दे आर वेरी कॉग्निटिवली बेस्ड. द सेकंड थिंग इज देयर सिंप्लिसिटी, स्ट्रक्चर एंड पॉपुलैरिटी. अब आप ये सोचेंगे कि पॉपुलैरिटी तो किसी चीज की वीकनेस नहीं होती, लेकिन ये एक सिलसिले में है एज फार एज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज कंसर्न, क्योंकि बहुत सारी ये जो टर्म्स ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में बोली जाती हैं वो आम लोग भी बोलते हैं. People say to each other, आप मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश ना करें. But when they are using these kind of terms, तो they do not understand the theoretical concept of transactional analysis, बल्कि वो simple terms में बोली जाती हैं. तो चूंकि ये mix हो जाती हैं कि एक theoretical approach है जिसको हमें scientifically deal करना चाहिए, और जब आम लोग उसको आम जिंदगी में इस्तेमाल करने लगते हैं बिकॉज द टर्म्स आर वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, तो कभी उसका मिस यूज भी हो जाता है. द थर्ड थिंग इज दैट इट हैज अ वीक रिसर्च एविडेंस. बहुत ज्यादा रिसर्च जनरेट नहीं हुई ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पे एज कम्पेयर टू साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरल अप्रोचेस. और एक फाइनल वीकनेस ये है, द अप्रोच हैज नॉट डेवलप्ड मच सिंस बर्न्स डेथ इन 1970. So this is a great problem that transactional analysis did not create many new researchers. और transactional analysis की जो approach एरिक बर्न ने दी थी उसके बाद उसके बहुत ज़्यादा disciples पैदा नहीं हुए, क्योंकि हर थ्योरी को further grow करने के लिए और भी थ्योरिस्ट चाहिए होते हैं, और जब थ्योरी डेवलप होती है तो वो मुकम्मल नहीं होती. ऑब्वियसली उसकी रिफाइनमेंट के लिए और रिसर्च की ज़रूरत होती है.
और जब ये एक शख्स पर ही ख़त्म हो जाए और उस पर फर्दर काम ना हो तो फिर उसकी जो है वो थ्योरी की रिफाइनमेंट नहीं होती. एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है. इट मीन्स कि इस पर उस तरीके से काम नहीं हुआ जैसे एरिक बर्न ने किया था. सो दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मेजर वीकनेसेस ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. ये था आज का लेक्चर. अब फाइनली वी आर coming to the conclusions, what we have studied today, and we are going to review transactional analysis at the end. Transactional analysis, as we have discussed, it was developed by Eric Berne, और एरिक बर्न की हमने थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री के बारे में आज देखा पहले लेक्चर के शुरू में, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट हिज क्रिटिसिज्म ऑन साइकोएनालिसिस, एंड in reaction to that he started developing his approach that is called transactional analysis. Transactional analysis जो है basically that is concerned with 3 ego states of human beings. और किसी एक state में the person is performing at the moment. एक stage है parent ego state, the other one is adult ego state, and the third one is child ego state. And then we also talked about different dimensions in transactional analysis. The first one is structural analysis. The second one is transactional analysis. The third one is games analysis. And the fourth and last one is script analysis. Structural analysis discusses what is going on within the individual. Transactional analysis discusses what is the interaction between different people. और उस ट्रांजैक्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं और उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. जब हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात करते हैं, वी टॉक्ड अबाउट 3 इको स्टेट्स जिनकी मैंने पहले बात की, पेरेंट, adult and child. And when we are talking about transactional analysis, तो then we discuss कि वो किस level पर है transactions, whether they are complementary, whether they are crossed or ulterior transactions. और basically ulterior transactions हैं which are related with games people play with each other. और जो complementary transactions होती हैं वो एक smooth transactions होती हैं जिसमें people are in the same ego state or in a different ego state, लेकिन they are complementing to each other. While in crossed transactions, people could end up on having negative feelings toward each other, and that could result in bad feelings. As far as ulterior transactions are concerned, this is the basis for playing games. और games analysis में हमने बात की थी कि people could have ulterior motives behind, और गेम्स जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर भी होती हैं, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर भी होती हैं. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट 3 फंक्शंस ऑफ पीपल. People could stay in one of the stage at one time. For example, they could perform like a rescuer, persecutor or the victim. And then we talked about different techniques जो कि transactional analysis में employ की जाती हैं. The first technique is when the contract is written between the client and counselor. Then we talked about interrogation state, और एक another technique is explanation. फिर हमने illustration की बात की, confirmation की बात की, interpretation की बात की, और इसके साथ ही हमने crystallization और confrontation की भी बात की. So these are different techniques that are used by a counselor who is working according to transactional analysis model. And finally we talked about evaluation of this particular approach. As far as evaluation and strengths are concerned, the major strength is कि इसमें आप एक different model को सामने लेकर आते हैं. And we talked about human transactions, और human beings जो हैं कैसे अपने transactions को, interactions को कायम रख सकते हैं और दुरुस्त हालत में रख सकते हैं. लेकिन जहाँ तक इसकी weaknesses का ताल्लुक है, the major problem is कि बहुत ज़्यादा research इस पर नहीं हुई और अभी तक ये तकरीबन उस हालत में है जिस हालत में इसको एरिक बर्न ने छोड़ा था. तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, और इसके साथ ही हमारी कॉग्निटिव अप्रोचेस की डिस्कशन जो है वो ख़त्म होती है. अगले लेक्चर में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे. अगले लेक्चर में आपकी मुझसे फिर मुलाकात होगी. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.